देखे थे डेंगू के बारे में। डेंगू क्या है, कैसे फैलता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, और क्या क्या हम लोग डाइट लेते थे, मैनेजमेंट कैसे करते थे, ट्रीटमेंट क्या हो रहा था। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। तो आज फिर से हम उसी का रिवीजन करवा रहे हैं, फिर से डेंगू के बारे में बता रहे हैं क्या है, कैसे कैसे तुम्हारा ट्रांसमिशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन मतलब डेंगू क्या है, ठीक है, उससे स्टार्ट करेंगे। तो डेंगू फीवर ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। क्या नाम है इसका दूसरा? ब्रेक बोन फीवर। क्यों बोल रहे थे? ब्रेक बोन फीवर का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा हड्डी जैसे टूटता है ना वैसा दर्द करता है। अगर डेंगू फीवर किसी को है, पेशेंट को, तो जैसे हड्डी टूटने का दर्द होता है ना वैसा ही दर्द होता है पेशेंट को डेंगू फीवर में, जो बॉडी पेन करता है तुम्हारा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको दूसरा नाम ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है। ठीक है, और टाइफाइड फीवर को दूसरा नाम क्या कह रहे थे हम लोग? एंट्रिक फीवर था ना, इंटेस्टाइन को जो अफेक्ट कर रहा था, इस वजह से एंट्रिक फीवर बोल रहे थे उसको, टाइफाइड को। तो इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन का मतलब जो वायरस से फैलता है। तो डेंगू किस चीज से फैल रहा है? वायरस से, इसीलिए इसको हम लोग वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। तुम्हारा मलेरिया पर है तो वो क्या था तुम्हारा? पैरासाइटल इन्फेक्शन, पैरासाइट से फैल रहा था। प्लाज्मोडियम क्या था? पैरासाइट था, तो उससे जो फैलता था उसको हम लोग पैरासाइटल इन्फेक्शन है। लेकिन डेंगू क्या है तुम्हारा? वायरस से फैलने वाला है, इसीलिए इसको हम लोग वायरल इन्फेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, और स्प्रेड बाई किससे फैलेगा तुम्हारा? मॉस्किटो। ठीक है, मच्छर के काटने से, टू ह्यूमंस। मच्छर अगर इंसान को काट रहा है तो दैट कॉजेस फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो वायरल फ्लू जो होता है, वायरल फीवर होता है, वैसा ही सिम्टम्स से स्टार्ट होगा तुम्हारा डेंगू का सिम्टम, डेंगू का जो लक्षण होगा। ठीक है, वायरल फीवर का क्या है लक्षण? तुम्हारा सबसे पहला फीवर आना शुरू होगा, है ना, बॉडी पेन करता है, आंख में जलन होता है, आंख पेन, हेडेक, यही सब तुम्हारा नॉर्मल स्टार्टिंग डेंगू सिम्टम्स दिखता है पेशेंट में। ठीक है, जैसा फ्लू होगा वैसा ही। इसीलिए बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है, अगर किसी को डेंगू होता है ना स्टार्टिंग, तो बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है कि वायरल फीवर है या फिर डेंगू फीवर है। तो जब तक तुम लैब टेस्ट करके चेक नहीं करोगे पता नहीं चलेगा पेशेंट को डेंगू है या फिर वायरल बुखार है। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस कितना टाइप का? 4। ठीक है, तो ये तो DNV जो है तुम्हारा डेंगू वायरस लिखा हुआ है। डी ये तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म हो गया डेंगू के लिए, वी से क्या हो गया? वायरस, और 1। तो ये टाइप है तुम्हारा डेंगू वायरस 1, 2, 3 एंड 3, 4। ठीक है, तो ये 4 टाइप का वायरस होता है जो कि तुम्हारा डेंगू कॉज करता है। और ये वायरस कहाँ जाएगा? मॉस्किटो में, और मॉस्किटो से ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, ऐसे फैलता है। The dengue virus are part of the flavivirus family। कौन सा फैमिली का पार्ट है? फ्लैवीवायरस। तो ये तुम्हारा फैमिली का नाम है, और इसी के अंदर ये चारों टाइप हो गया तुम्हारा डेंगू वायरस का। ठीक है, तो फ्लैवीवायरस फैमिली के अंदर तुम्हारा डेंगू वायरस आता है, ये याद रखना। समझ गए इंट्रोडक्शन? स्क्रीनशॉट ले लो, सब कोई लेते चले जाओ, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे नोट्स कंप्लीट करते हैं ना। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है तुम्हारा डेंगू। तो डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो। तो तुम्हारा जो फीमेल मॉस्किटो, इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो मतलब जो मॉस्किटो के अंदर तुम्हारा वायरस प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? इन्फेक्टेड। पहले से वो खुद इन्फेक्टेड है। अगर वो फीमेल मॉस्किटो इंसान को, ह्यूमन बींग्स को काटता है तब तुम्हारा डेंगू फैलेगा। और मेनली कौन सा मॉस्किटो का नाम क्या है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। ठीक है, जो मॉस्किटो से फैलता है, जो मच्छर से फैलता है वो है तुम्हारा एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। मलेरिया कौन सा मच्छर से फैलता था? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो था ना, और ये तुम्हारा क्या है? एडिस एजिप्टी। तो डेंगू का मच्छर देखोगे ना साइज में बड़ा होता है। ठीक है, एकदम ऐसा दिखेगा तुमको, व्हाइट व्हाइट पैच पूरा बॉडी पे। ठीक है, और साइज में भी बड़ा होगा, हाथ पैर डंग देखना ना बड़ा बड़ा होगा, दिखेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेनली डेंगू का मच्छर है। ये तुम्हारा यहाँ पे जो फिगर देख रहे हो ऐसा होता है, और उसका नाम क्या है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो।
ठीक है। तो ये ये चीज याद रखना कि बस फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करता है और कोई मॉस्किटो बाइट नहीं करता है। तो तुम्हारा मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, वो फीमेल मॉस्किटो के काटने से ही फैलेगा, ठीक है। मेल मॉस्किटो के काटने से नहीं फैलता है। किससे फैलता है? फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या था? जब तुम्हारे अंदर वायरस एंटर किया और जब पहला सिम्टम्स आ रहा है ना। फर्स्ट तुम्हारा, मान लो आज तुम्हारा वायरस एंटर हुआ है और तुम कुछ सिम्टम्स आने में पहला फर्स्ट सिम्टम जो अकर हो रहा है, फर्स्ट, ठीक है, फीवर हो या फिर जो भी हो, फर्स्ट सिम्टम्स, तो ये यहाँ से एंटर ऑफ द वायरस से लेके तुम्हारा जो फर्स्ट सिम्टम्स अकर हो रहा है, इसके बीच में कितना टाइम गैप है तुम्हारा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो आज अगर हम मेरे अंदर वायरस गया है और हमको 10 दिन के बाद अगर पहला सिम्टम्स बुखार आना शुरू हुआ है, तो 10 दिन क्या हुआ मेरा? इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। वो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो गया? 10 दिन। तो उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अगर मान लो आज, अब ये चीज तो तुमको पता है वायरस कब एंटर किया, लेकिन ये चीज तो तुमको पता है ना कि सिम्टम्स कब आया। मान लो अगर आज हमको बुखार आया तो हम क्या सोचेंगे? 10 दिन पहले हमको वायरस से इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है। ये चीज पता करता है। ये चीज तुमको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये तो तुम्हारे बारे में दिया हुआ है ना, गिवन, ये तो तुमको दिख रहा है कि हाँ आज आया है सिम्टम्स या कल आया है, जो भी आया है, और तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि वायरस मेरे अंदर हमको कितना दिन पहले इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। तो डेंगू वायरस का कितना होगा? 4 से 10 दिन, 4 to 10 days आफ्टर बीइंग बीटन बाय एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो तुमको अगर आज पहला सिम्टम्स आ रहा है तो इसका मतलब तुमको 4 से 10 दिन पहले मच्छर काटा था डेंगू का, ठीक है। और जब तुमको आज जाके 4 से 10 दिन के बाद तुमको आज जाके सिम्टम्स पता चल रहा है, पहला सिम्टम्स क्या आएगा? फीवर, ठीक है। सबसे पहले यही आता है, फीवर, और उसके बाद फिर बॉडी पेन, ये सब भी फीवर के साथ साथ बॉडी पेन, ये सब जो बोले ना वायरल फीवर का जो सिम्टम्स होता है, वायरल फ्लू का सिम्टम्स होता है, वही चीज आता है तुम्हारा डेंगू में भी। तो अगर वो चीज आ रहा है तो तुम्हारा 4 से 10 दिन तुम्हारा क्या हो गया? इंक्यूबेशन पीरियड, बट कैन रेंज फ्रॉम 3 to 14 डेज। तो तुम्हारा 4 से 10 दिन एवरेज है और 3 to 14 डेज तुम्हारा रेंज है, मतलब 4 दिन आगे पीछे भी चल सकता है, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट तुम्हारा 10 दिन पे ही नहीं आएगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है 14 दिन पे भी आए, 2 सप्ताह पे भी आ रहा है, हो सकता है 4 दिन पे नहीं, 3 ही दिन पे तुमको सिम्टम्स दिख रहा है, ठीक है। तो वो चीज भी तुम्हारा रेंज होता है 3 to 14 डेज का। समझ गए इंक्यूबेशन पीरियड? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कैसे तुम्हारा डेंगू फीवर ट्रांसमिट होता है, वायरस ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो सबसे पहले देखो, तुम्हारा कोई भी डेंगू का पेशेंट था, ठीक है, उसको क्या हुआ? तुम्हारा फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, बताया था ना, फीमेल मॉस्किटो, कौन सा नाम क्या था? एडिस एजिप्टी। तो वो मॉस्किटो तुम्हारा पेशेंट को काटा, ठीक है। काटने के बाद क्या करेगा? टेक्स द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट। अब पेशेंट का ब्लड को सक करता है, मिल, उन लोग का खाना वही है ना, मच्छर का खाना क्या है? खून। तो उसको क्या करेगा? सक करेगा अपने अंदर। तो जैसे तुम्हारा ब्लड सक करेगा पेशेंट से, उसके साथ साथ क्या होगा? वायरस भी ब्लड में, तुम्हारा पेशेंट का ब्लड में वायरस था ना, तो उसका ब्लड के साथ साथ वायरस भी कहाँ चला गया? मॉस्किटो में चला गया। अब मॉस्किटो में तुम्हारा ब्लड के साथ साथ क्या गया? वायरस भी गया, डेंगू का वायरस भी गया। अब वही मच्छर तुम्हारा, उसका वायरस जो होता है तुम्हारा मच्छर का सलाइवा में गया, ठीक है। अब मच्छर का सलाइवा, वही मच्छर जब तुम्हारा नया पेशेंट, नया ह्यूमन बीइंग को काटता है तो क्या कर रहा है? वायरस को इंजेक्ट कर देता है नया ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। जब नया ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, उसमें से जब सक करता है ब्लड, तो तुम्हारा वायरस इंजेक्ट हो जाता है न्यू ह्यूमन बीइंग, जो हेल्दी पर्सन था उसमें। और जब हेल्दी पर्सन के अंदर तुम्हारा वायरस चला गया, उसका ब्लड में वायरस चला गया, तो क्या होगा? फिर वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और फिर तुम्हारा बॉडी को इन्फेक्शन स्टार्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो जब वायरस मल्टीप्लाई करेगा तो तुम्हारा मेनली कौन सा सिस्टम अफेक्ट होगा? WBC और लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है। तो WBC ब्लड में भी जाएगा, ब्लड में ही गया ना। मलेरिया तुम्हारा RBC को इन्फेक्ट कर रहा था, रेड ब्लड सेल्स को, ये याद रखना। लेकिन डेंगू किसको अफेक्ट कर रहा है? WBC को, व्हाइट ब्लड सेल्स को, ठीक है। ये सीधे तुम्हारे इम्यून सिस्टम पे वार करता है, ठीक है, WBC पे, जो तुम्हारा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो तुम्हारा क्या कर रहा है? डिजीज से लड़ने के लिए हेल्प कर रहा था, उसी पे सीधे तुम्हारा वार कर दिया, WBC पे, ठीक है। तो क्या हो गया? तुम्हारा इम्यूनिटी ऑलरेडी कम गया,
ठीक है, वो सीधे तुम्हारे इम्यूनिटी पे वार करेगा तो क्या होगा, इम्यूनिटी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा और रह जाएगा। ठीक है, तो सीधे तुम्हारे क्या किया, डब्ल्यूबीसी पे अफेक्ट करेगा। और डब्ल्यूबीसी के साथ साथ तुम्हारा प्लेटलेट भी आता है उसी में। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, तो आरबीसी पे नहीं लेकिन डब्ल्यूबीसी के साथ साथ तुम्हारा प्लेटलेट को भी कम करना शुरू करता है। प्लेटलेट भी क्या कर रहा था, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है ना। प्लेटलेट भी क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों चीज को क्या करता है डेंगू वायरस, सीधे अटैक करेगा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पे, ताकि तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है वही काम करना बंद कर दे। ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे। तो उससे क्या होगा फिर, तुम्हारा जब तुम्हारा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट अफेक्ट होना शुरू होगा, ब्लड में इंफेक्शन शुरू हुआ, तब तुम्हारा जाके सिम्टम्स ऑकर होना शुरू होगा। ठीक है, तब जाके पहला लक्षण आना शुरू होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, मस्क्यूटो बाइट्स एंड टेक्स द वायरस इन द ब्लड। अब उसके बाद फिर तुमको भी डेंगू फैल गया। अब इसमें काटा था ना, इसका डब्ल्यूबीसी अफेक्ट हो गया, अब इसके अंदर भी वायरस है, अब फिर से इसको कोई और मच्छर काटेगा, इस पेशेंट को, इस पेशेंट से फिर दूसरा, फिर हेल्दी ट्रांसमिशन दूसरा पेशेंट को। यही साइकिल रिपीट मोड पे चलते रहेगा, तब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डेंगू होते रहता है। ठीक है, फैलता है। समझ में आया पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या क्या होगा डेंगू का। ठीक है, तो डेंगू का लक्षण में सबसे पहला क्या है तुम्हारा, हाई फीवर। कितना, 104 डिग्री। तो ये तुम्हारा रेंज होता है 100 से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे कम फीवर डेंगू में नहीं आता है, ये चीज याद रखना। अगर किसी को डेंगू है तो 100 से 104 के बीच में ही तुम्हारा रेंज होता है फीवर का, 100 से कम तुम्हारा नहीं जाएगा। अगर किसी को दवा दे दोगे तो कम जाएगा, लेकिन अगर दवा नहीं दी है पेशेंट को और फीवर आ रहा है तो तुम्हारा इसी रेंज में फीवर आएगा। ठीक है, 100 से 104 डिग्री तक। ये तुम्हारा सबसे पहला फीवर। उसके साथ साथ और क्या क्या तुम्हारा सिम्टम्स दिखना शुरू होगा। सबसे पहला क्या आएगा, फीवर। और फीवर के बाद और क्या क्या आ सकता है, देखो फीवर के बाद उसके बाद क्या है, रैशेस। रैशेस मतलब बॉडी पे तुम्हारा लाल 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 दाना, जैसे एलर्जिक रिएक्शन होता है तो देखो लाल लाल पूरा दाना होता है, खुजली होना शुरू होता है। तो खुजली तो नहीं, लेकिन हाँ रैशेस, लाल लाल दाना होना शुरू होगा। ठीक है, दूसरा तुम्हारा इंटेंस पेन बिहाइंड योर आईज। तुम्हारा आंख में जलन और आंख में दर्द बहुत ज्यादा होता है डेंगू फीवर में। ठीक है, सबसे ज्यादा तुम्हारा आंख में जलन और आंख में दर्द। इसके साथ साथ तुम्हारा आंख में जब जलन और दर्द करेगा ना, साथ में सर दर्द भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज। थर्ड तुम्हारा क्या है, नोजिया या फिर वोमिटिंग, मतलब उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टी होना, दोनों। नोजिया का मतलब हो गया किसी को उल्टी जैसा बस लग रहा है, हो नहीं रहा है, और वोमिटिंग का मतलब हो गया उल्टी हो गया। उल्टी जैसा लगना ज्यादा दिक्कत करता है, वोमिटिंग हो जाता है ना तो थोड़ा पेशेंट को रिलैक्स भी लगता है वोमिटिंग होने के बाद। लेकिन जब नोजिया रहता है ना तो उसमें और ज्यादा बेचैनी रहता है अंदर से पेशेंट को। उल्टी जैसा लग रहा है लेकिन हो नहीं रहा है तो वो ज्यादा बेचैन करता है। और उल्टी हो जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स भी लगता है पेशेंट को। देखना किसी को भी, अगर तुम लोग को भी उल्टी होगा ना तो देखना उल्टी हो जाता है ना तो थोड़ा रिलैक्स लगेगा। भले सुस्त हो जाएगा पेशेंट हल्का, लेकिन उसको रिलैक्स लगता है हल्का। ठीक है, ये चीज होगा। और उसके बाद तुम्हारा मसल पेन, ये बोन पेन और जॉइंट पेन। तो पूरा बॉडी का मसल बोन जितना भी, बोले ना ब्रेक बोन फीवर इसको बोलते ही है। तो ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा पूरा हड्डी टूट रहा है अंदर से, हड्डी वाला दर्द जैसा महसूस होगा। ठीक है, वो चीज मसल पेन। और फिर जॉइंट पेन, जहां जहां जॉइंट है, जॉइंट कहाँ होता है तुम्हारा, एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया। ठीक है, जहां जहां जॉइंट होगा हर जगह तुम्हारा पेन होना शुरू करता है। तो ये तुम्हारा फीवर के साथ ये चार चीज स्टार्टिंग आएगा। ठीक है, जो फर्स्ट तुम्हारे स्टार्टिंग सिम्टम्स होगा फीवर के साथ, ये चार चीज होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है चारों हो सकता है फीवर के साथ बस ये आंख वाला पेन हो रहा है या फिर मसल वाला पेन हो रहा है, बस वोमिटिंग आ रहा है या फिर बस रैश भी हो रहा है। ठीक है, हो सकता है 3 हो इसमें से, हो सकता है 2 ही हो इसमें से, लेकिन होता है कि ये 4 चीज हो सकता है। ठीक है, इतना तुम्हारा नॉर्मल अगर इनिशियल फेज में तुम्हारा आ रहा है डेंगू का सिम्टम्स। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वार्निंग साइंस। अगर किसी को बहुत ज्यादा डेंगू का फीवर है, सीवियर है एकदम से, तो उसमें तुम्हारा वार्निंग का मतलब क्या होता है, सचेत करना कि हाँ अब तुम्हारा कंडीशन ज्यादा खराब होने वाला है। ठीक है, तुमको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का जरूरत है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट का जरूरत है। तो वैसा हम लोग को कब पता चलेगा कि हमें कब एडमिट होना है हॉस्पिटल में, तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, वार्निंग साइन। जब ये सब चीज दिखना शुरू हुआ तो सीधे
घर पे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, सीधे जाओ हॉस्पिटल, जाकर एडमिट हो, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो, अच्छे से इलाज करवाओ। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं वार्निंग साइंस। तो वार्निंग साइन में सबसे पहला क्या है? एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना। ठीक है, बहुत ज्यादा, उल्टी तो हो ही रहा था प्लस तुम्हारा दर्द भी अब शुरू हो गया है। ठीक है, सेकंड तुम्हारा फ्रीक्वेंट वोमिटिंग। फ्रीक्वेंट वोमिटिंग का मतलब क्या हुआ? उसमें भी वोमिटिंग था, लेकिन मान लो कि दिन में एक बार हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। और फ्रीक्वेंट वोमिटिंग मतलब दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार वोमिटिंग हो रहा है पेशेंट को। ठीक है, तो वो तुम्हारा वार्निंग साइन में आ गया, फ्रीक्वेंट वोमिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा थ्रोइंग ऑफ ब्लड और ब्लड इन योर, मतलब या तो खांस रहे हैं या वोमिटिंग में, कफिंग में तुम्हारा ब्लड आ रहा है। ठीक है, वो ये उल्टी हो रहा था उसमें खून आ रहा है, या फिर तुम्हारा जब स्टूल पास कर रहे हो उसमें खून आ रहा है। ठीक है, यूरिन पास कर रहे हो उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, स्टूल पास कर रहे हो उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो चीज भी तुम्हारा क्या है? वार्निंग साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा नोज ब्लीडिंग और ब्लीडिंग गम्स। नोज ब्लीडिंग किसको बोलते हैं? नाक से खून आना। तुम्हारा ब्लीडिंग का मतलब क्या है? तुम्हारा कहीं भी ब्लड वेसल जब तक रप्चर नहीं करेगा ब्लीडिंग नहीं होगा, है ना। तो छोटा छोटा जो ब्लड वेसल है उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, इसी वजह से वो रप्चर हो गया, और रप्चर हो गया तब ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है ना। तो वो सब चीज, नोज ब्लीडिंग, तुम्हारा नोज ब्लीड देखते हो बहुत कॉमन है, गर्मी के सीजन में भी नोज ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है सबको। क्यों होता है? तुम्हारा गर्मी में क्या होता है? नाक सूखता है पूरा, देखो लू चलता है तो क्या होता है? पूरा नाक सूखता है ना। और नाक सूखने की वजह से अंदर में जो तुम्हारा म्यूकोसा है वो सूख रहा है, तो वहां पे जो ब्लड वेसल्स होता है ना उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, इसी वजह से क्या होता है? रप्चर कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? पानी ज्यादा पियो ताकि तुम्हारा नाक और गला सूखे नहीं। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है। तो वो सब चीज, तुम्हारा नोज ब्लीड अगर आ रहा है, या फिर ब्लीडिंग गम्स मतलब मसूरा से खून बहना, ठीक है, मुंह से तुम्हारा खून आ रहा है, तो वो सब चीज भी तुम्हारा वार्निंग साइंस है डेंगू फीवर में। और लास्ट है तुम्हारा एक्सट्रीम टायर्डनेस, मतलब बहुत ज्यादा थकान है, पेशेंट को उठ के बैठ भी नहीं पा रहा है, ऐसा थकान है कि खुद से उठ के बैठ भी नहीं पा रहा है, 5 मिनट भी बैठ नहीं पा रहा है, तुरंत से लेट जा रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? एक्सट्रीम टायर्डनेस। नेक्स्ट तुम्हारा रेस्टलेसनेस, मतलब बेचैनी बहुत ज्यादा है। ठीक है, रेस्टलेसनेस मतलब बहुत ज्यादा बेचैन है, करवट बदल रहा है इधर से उधर, तुम्हारा पेशेंट शांत रह ही नहीं रहा है। ठीक है, दर्द की वजह से या कुछ की वजह से बार बार करवट ले रहा है, बेड पे लेटा हुआ है फिर भी शांति से नहीं सोया हुआ है। ठीक है, वो हम लोग बोल रहे हैं रेस्टलेसनेस, बेचैनी। और लास्ट है तुम्हारा इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन। ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ भी पूछने जाओ एकदम चिड़चिड़ा रहा है पेशेंट। ठीक है, कुछ खाने के लिए भी पूछो फिर भी चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा आ रहा है तुम पे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिटेबिलिटी। तो ये सब चीज क्या हो गया तुम्हारा? वार्निंग साइंस ऑफ डेंगू फीवर। अगर इसमें से कोई भी एक चीज ऑकर हो रहा है तो तुमको घर पे रहे, तुमको अब घर का ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा। तुमको कहाँ जाना है? अब हॉस्पिटल जाओ, एडमिट, डॉक्टर को दिखाओ, एडमिट हो, अच्छे से रहो 1 सप्ताह 2 सप्ताह, जब तक अच्छे से ठीक नहीं हो जाओ तब तक वापस मत आओ। ठीक है, ये चीज है तुम्हारा वार्निंग साइंस ऑफ डेंगू फीवर। समझ गए? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेजेस ऑफ डेंगू फीवर। कितना फेज होता है? ठीक है, सिम्टम जो आ रहा है पेशेंट को कितना फेज में आता है तुम्हारा, जो ये ठीक होने तक, स्टार्टिंग से लेके ठीक होने तक तुम्हारा 3 फेज में डेंगू फीवर होता है। ठीक है, पहला है तुम्हारा इनिशियल फेज, क्रिटिकल फेज और रिकवरी फेज। तो इनिशियल फेज, इनिशियल का मतलब ही होता है स्टार्टिंग। ठीक है, इनिशियल का मतलब क्या है? स्टार्टिंग फेज। तुम्हारा जो स्टार्टिंग फेज है, जब स्टार्टिंग फेज किसको बोलेंगे? जब तुम्हारा फीवर शुरू हुआ, सिम्टम शुरू हो रहा है उस समय से। ठीक है, वायरस एंटर हुआ है उस समय से नहीं, जब तुम्हारा पहला लक्षण आया है उस समय से तुम्हारा इनिशियल फेज शुरू हो गया। तो कितना दिन तक रहेगा तुम्हारा जो इनिशियल फेज हो रहा है? 1 to 3 डेज का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखता है? हाई फीवर। कितना था फीवर का रेंज? 100 से लेके 104 डिग्री, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 नहीं, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेकंड तुम्हारा मसल एक। मसल एक मतलब मसल पेन करना। एक का मतलब क्या होता है? पेन। ठीक है, एक का मतलब क्या हुआ? पेन बोलते हैं एक को। ठीक है, तो मसल में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और हेडेक, तुम्हारा सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सिम्टम्स तुम्हारा इनिशियल फेज, स्टार्टिंग फेज में आना शुरू होगा। ठीक है, जो कितना दिन तक रहता है? 1 से 3 दिन। तो जरूरी नहीं कि क्रिटिकल फेज में जाएगा तो ये सब चीज तुम्हारा खत्म हो जाएगा, नहीं, इसके साथ और सिम्टम्स आना शुरू होगा। समझ रहे हो?
1 से 3 दिन तक तो तुम्हारा रहेगा इनिशियल फेज, लेकिन जब क्रिटिकल फेज स्टार्ट होगा तो जब ये तीनों चीज खत्म नहीं हो जाएगा पेशेंट में, ये तीनों चीज के साथ और लक्षण आना शुरू होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल फेज। ये मत समझना कि इनिशियल फेज 3 दिन में ये तीनों चीज हट जाएगा, सिम्टम्स ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, उसके साथ और आना शुरू होगा। ठीक है, तुम्हारा इनिशियल फेज। अब सेकेंड है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है, ठीक है, क्रिटिकल फेज मतलब पेशेंट का ज्यादा तबीयत खराब हो रहा है, और तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा 3 से 7 दिन तक रहता है तुम्हारा क्रिटिकल फेज पेशेंट का, तुम्हारा मिनिमम 1 वीक, ठीक है, ये मिनिमम लिखे हुए हैं, मैक्सिमम नहीं लिखे हैं तुम्हारा, ठीक है, मिनिमम 1 सप्ताह तक तुम्हारा पेशेंट क्या रहेगा, क्रिटिकल फेज में। और क्रिटिकल फेज में क्या होगा, लीडिंग टू द ड्रॉप इन ब्लड प्लेटलेट काउंट। तो तुम्हारा जो अभी तक तुम्हारा इनिशियल फेज में प्लेटलेट काउंट कम नहीं हुआ था, बताया था ना, WBC और प्लेटलेट को अफेक्ट करता है वायरस, ठीक है, तो इनिशियल फेज में तुम्हारा अफेक्ट किया है वायरस, लेकिन तुम्हारा प्लेटलेट काउंट कम नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही क्रिटिकल फेज में पेशेंट जाएगा उसका क्या होगा, प्लेटलेट घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जब ब्लड टेस्ट करोगे, मॉनिटर करोगे, तो पेशेंट का क्या होगा, प्लेटलेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो दिस फेज नीड्स क्लोज मॉनिटरिंग। इसीलिए तुम्हारा देखना, कोई भी डेंगू पेशेंट होता है ना, जो एडमिट रहे, उसका हर 1-2 दिन पीच कर करके प्लेटलेट काउंट चेक किया जाता है ना, ताकि देखते हैं कि पेशेंट क्रिटिकल फेज से रिकवर कर रहा है या फिर और ज्यादा सीरियस हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 1-1 दिन या फिर 2-2 दिन अल्टरनेट कर करके पेशेंट का डेंगू का प्लेटलेट ब्लड का प्लेटलेट चेक करते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्रिटिकल फेज हो गया। अब थर्ड हो गया तुम्हारा रिकवरी फेज, मतलब अब पेशेंट तुम्हारा क्या हो रहा है, रिकवर करना शुरू कर रहा है। क्रिटिकल फेज और इनिशियल फेज कितना हो गया, 7 दिन और 3 दिन, है ना, तो टोटल कितना होगा, 10 दिन तक पेशेंट तुम्हारा क्रिटिकल फेज में है। 10 दिन के बाद तुम्हारा फिर रिकवरी फेज शुरू होना स्टार्ट होगा। तो रिकवरी फेज कितना दिन के लिए होगा, या तो 1 से 2 सप्ताह उसको लगेगा या फिर उससे भी ज्यादा। तो 10 दिन तो तुम्हारा इधर ही चला गया, है ना, अब 10 दिन के बाद उसको 2 सप्ताह, ठीक है, 10 दिन के बाद 1 से 2 सप्ताह या फिर यहाँ तक कि मंथ भी जा सकता है, महीना भी लग सकता है उसको फुल्ली रिकवर होने में, ठीक है। तो रिकवरी में क्या होगा, इन दिस फेज सिम्टम्स स्टार्ट टू सबसाइड। सबसाइड का मतलब घटना शुरू होगा, ठीक है, सिम्टम्स ठीक होना शुरू होगा। जो इधर तुम्हारा फीवर था, मसल पेन था, हेडेक था, वोमिटिंग हो रहा था, जो भी लक्षण अभी हम लोग देखे था ना, तो रिकवरी फेज में क्या होगा, धीरे धीरे वो सारा लक्षण ठीक होना शुरू होगा, खत्म होना शुरू होता है। एंड द स्ट्रेंथ रिटर्न्स, और पेशेंट का जो बहुत ज्यादा थकावट हो रहा था, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा था, वो तुम्हारा स्ट्रेंथ मिलना शुरू होगा, ठीक है। हाउएवर कंप्लीट रिकवरी फ्रॉम सीवियर डेंगू कैन टेक सेवरल वीक्स और इवन अ मंथ। तो सीवियर डेंगू मतलब जो वार्निंग साइंस वाला जो डेंगू हो रहा था ना, वार्निंग साइंस जो बताया तुम लोग को, ब्लीडिंग वाला, अगर पेशेंट था डेंगू का, तो वैसा सीवियर डेंगू किसी को होगा तो उसको रिकवरी होने में तुम्हारा महीनों लग जाता है, 1 महीना 2 महीना भी लग जाएगा फुल रिकवरी में, ठीक है। तो वही है तुम्हारा रिकवरी फेज, समझ गए। अगर सीवियर डेंगू नहीं है तो पेशेंट तुम्हारा 1 से 2 सप्ताह में रिकवर कर जाएगा क्रिटिकल फेज खत्म होने के बाद। लेकिन अगर सीवियर डेंगू है तो तुम्हारा पेशेंट को महीना भी लग सकता है रिकवर होने में, समझ गए। तो ये चीज याद रखना, रिकवरी फेज का जो टाइमिंग है क्रिटिकल फेज के बाद का है। क्रिटिकल फेज का जो टाइम है वो इनिशियल फेज खत्म होने के बाद का है, 3 से 7 दिन, दोनों को मिला के नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 दिन ये खत्म हो गया तो चौथा दिन से फिर तुम्हारा 7 डेज आगे जोड़ो, ठीक है। तो वो चीज है तुम्हारा क्रिटिकल फेज। यहाँ 7 दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर तुम्हारा रिकवरी फेज फर्स्ट वीक से शुरू होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये था तुम्हारा फेज ऑफ डेंगू फीवर। समझ में आया सब कोई को। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इज डेंगू फीवर कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है, फैलता है या नहीं फैलता है, ठीक है। तो फैलता तो है लेकिन डायरेक्टली फैलता है नहीं, इनडायरेक्ट फैलता है ना, मॉस्किटो मच्छर के काटने से फैलता है ना। तो डेंगू फीवर इज नॉट कॉन्टेजियस डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर लाइक फ्लू। तो फ्लू क्या होता है, वायरल फीवर, फ्लू ये सब क्या होता है, सर्दी खांसी, कोल्ड एंड कफ, कोई भी छींक रहा है बोल रहा है तो उससे फैल जाता है, लेकिन वो तुम्हारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है इसीलिए फैल रहा है। लेकिन डेंगू क्या है, तुम्हारा ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो ब्लड में जब तक तुम्हारा वायरस नहीं जाएगा तुम्हारा 1 पर्सन से डायरेक्टली दूसरा में
नहीं जा रहा है, ठीक है। तो नॉट कॉन्टेजियस, इसीलिए बोलते हैं कि तुम्हारा एक पर्सन से दूसरे में डायरेक्टली नहीं फैलता है डेंगू फीवर। अगर फैल रहा है तो कौन सा कंडीशन में फैलेगा? तो ओनली वे टू गेट डेंगू फीवर फ्रॉम अनदर पर्सन इज फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू देयर चाइल्ड, ठीक है। तो कोई भी अगर प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है, प्रेग्नेंट मदर से उसके बच्चे में फैलना, ये तुम्हारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है अगर डेंगू है तो, ठीक है। तो प्रेग्नेंट मदर में अगर प्रेगनेंसी में किसी को डेंगू हुआ है तो उसके बच्चे को भी ज्यादा चांस हो सकता है कि डेंगू होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो उसका क्या हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ, तो मदर से ही तो सारा ब्लड और तुम्हारा न्यूट्रिशन जाता है ना बेबी में। तो अगर ब्लड ही मदर का इन्फेक्शन वाला रहेगा तो जो ब्लड इन बेबी में जा रहा है वो भी तो इन्फेक्टेड ब्लड ही जाएगा ना। इसीलिए क्या हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन तुम्हारा मदर से बेबी में होता है, समझ गए। लेकिन ऐसे इंसान में एक से दूसरा में जब तक तुम्हारा ब्लड ट्रांसमिशन नहीं होगा तुम्हारा फैलेगा नहीं वायरस। समझ में आया? समझ गए सब कोई? ये चीज याद रखना, डायरेक्टली तुम्हारा नहीं फैलेगा, बस किस कंडीशन में फैलता है? प्रेगनेंसी के कंडीशन में फैलता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब कैसे हम लोग जांच करेंगे कि पेशेंट को डेंगू है, ठीक है। कौन कौन सा टेस्ट से पता चलता है कि पेशेंट को डेंगू है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हारे सिम्टम्स देख के पता करोगे, ठीक है। लेकिन सिम्टम्स में भी बताया ना, नॉर्मल वायरल फीवर और डेंगू में कंफ्यूज हो जाता है लोग, तो इसीलिए क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाया जाता है पेशेंट का। तो ब्लड टेस्ट में मेनली तुम्हारा 4 टेस्ट आता है जिससे कि पता चलता है पेशेंट को डेंगू है या नहीं है। तो फर्स्ट कौन सा है तुम्हारा? नैट टेस्ट, ठीक है। इसको नैट टेस्ट बोलते हैं, फुल फॉर्म न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, इसमें क्या चेक किया जाता है? तो इसमें तुम्हारा क्या करेगा, डिटेक्ट द आरएनए ऑफ डेंगू वायरस। तो तुम्हारा जो डेंगू वायरस का आरएनए था, आरएनए समझते हो, आरएनए और डीएनए दो चीज होता है ना। आरएनए का फुल फॉर्म क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो तुम्हारा ह्यूमन बींग्स में डीएनए होता है, ठीक है। वायरस में क्या है तुम्हारा? आरएनए। तो तुम्हारा आरएनए न्यूक्लिक एसिड सुने हो ना, इसका फुल नाम क्या है? एनए, न्यूक्लिक एसिड। और वही तुम्हारा क्या है, टेस्ट का नाम भी है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो ये टेस्ट करके पता चलता है कि तुम्हारे डेंगू वायरस का जो आरएनए था वो तुम्हारा ब्लड में है या नहीं है, वो चीज ये खोजता है नैट टेस्ट। अगर तुम्हारे डेंगू वायरस का आरएनए प्रेजेंट है तो तुम्हारा डेंगू क्या है? पॉजिटिव। अगर डेंगू वायरस का आरएनए प्रेजेंट नहीं है तो डेंगू निगेटिव। समझ गए नैट टेस्ट? तो दिस टेस्ट बेस्ट रिजल्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस। तो सबसे बढ़िया रिजल्ट कब मिलेगा? जब तुम्हारा सिम्टम शुरू हुआ है ना, 1 सप्ताह के अंदर अगर हम ब्लड कलेक्शन करके ये टेस्ट कर रहे हैं, वही 1 सप्ताह के अंदर तुम्हारा बेस्ट रिजल्ट देता है तुम्हारा नैट टेस्ट, ठीक है, जिससे पता चलता है पेशेंट को डेंगू है या नहीं है। समझ गए? ये तुम्हारा पहला टेस्ट हो गया जिससे हम डेंगू पता कर रहे थे। समझ में आया कोई को? अब नेक्स्ट दूसरा टेस्ट क्या है? दूसरा है तुम्हारा आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट। आईजीएम का फुल फॉर्म क्या था? इम्यूनोग्लोबुलिन एम, था ना। ये तुम्हारा एंटीबॉडी का नाम है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है तुम्हारा एंटीबॉडी का नाम है। जब तुम्हारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है ना किसी भी वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ, तो तुम्हारा एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है तुम्हारे बॉडी में, है ना। तो वो एंटीबॉडी क्या करता है? वायरस से लड़ने का क्षमता देता है। तो यही है तुम्हारा आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट। तो इसमें क्या करेगा? दिस टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम टू फाइट डेंगू वायरस। तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम जब वायरस एंटर किया था तो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स तो किया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करेगा तो कौन सा एंटीबॉडी बनाएगा? आईजीएम एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ब्लड टेस्ट जब करते हैं तो इसको देखते हैं कि आईजीएम एंटीबॉडी जो है वो ब्लड में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर तुम्हारा एंटीबॉडी प्रेजेंट है ब्लड में, मतलब तुम्हारे अंदर वायरस था, कभी ना कभी तो वायरस था, ठीक है। तो उससे क्या पता चला कि तुम्हारे अंदर वायरस था, डेंगू था या फिर है, तो तुम्हारा डेंगू पॉजिटिव है पेशेंट। समझे? आईजीएम एंटीबॉडी। तो एक्यूरेट रिजल्ट कब आएगा? एटलीस्ट 4 days आफ्टर द सिम्टम्स बिगिन। मतलब आज सिम्टम्स आया है और उसके 4 दिन के भीतर अगर हम ये टेस्ट कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि डेंगू है कि
नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों टेस्ट करें, बस ये टेस्ट करके भी तुम पता कर सकते हो कि पेशेंट को डेंगू हुआ था, सिर्फ ये टेस्ट करके भी पता कर सकते हो कि पेशेंट को डेंगू है या नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जितना टेस्ट बता रहे चारों टेस्ट करे ही करें। समझ में आया? तो ये चीज है तुम्हारा आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट, ये समझ गए सब कोई। अब थर्ड टेस्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड है तुम्हारा NS1 एंटीजन टेस्ट। वो तुम्हारा क्या था? एंटीबॉडी। अब ये है तुम्हारा एंटीजन। एंटीजन का मतलब क्या हुआ? कोई भी फॉरेन बॉडी जो तुम्हारे अंदर एंटर किया है तुम्हारे शरीर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, तो NS1 का फुल फॉर्म क्या है? नॉन नेचुरल प्रोटीन 1। ठीक है, तो इस टेस्ट में क्या मिलेगा तुम्हारा? डेंगू वायरस का नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को चेक किया जाता है। ठीक है, और ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या में हेल्प करता है वायरस को? रेप्लिकेशन में। देखो NS1 प्रोटीन हेल्प्स इन द रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ डेंगू वायरस। जो वायरस जो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा था ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बना रहा था, उसको बनाने में कौन हेल्प कर रहा था? नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ब्लड में NS1 एंटीजन टेस्ट में यही प्रोटीन को जांच करते हैं हम लोग कि ये प्रोटीन तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर ये प्रोटीन तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर डेंगू वायरस है। ठीक है, तभी तो रेप्लिकेशन में ये प्रोटीन हेल्प कर रहा है उसको। अगर डेंगू वायरस नहीं रहेगा तो ये प्रोटीन भी नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो NS1 एंटीजन टेस्ट में हम लोग यही प्रोटीन को जांच करते हैं पॉजिटिव या निगेटिव के लिए। समझ गया? और लास्ट है तुम्हारा कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC जिसको बोलते हैं, CBC टेस्ट। तो CBC टेस्ट में मेनली तुम्हारा क्या चेक करेंगे? प्लेटलेट काउंट। ठीक है, बताया था तुम्हारा WBC और प्लेटलेट को सीधे इन्फेक्ट करता है, वायरस अटैक करता है। तो तुम्हारा प्लेटलेट काउंट को हम चेक करते हैं CBC में कि प्लेटलेट काउंट तुम्हारा घट रहा है, नॉर्मल है, बढ़ रहा है, क्या है। अगर इनिशियल फेज क्रिटिकल फेज में रहेगा तो क्या होगा? प्लेटलेट काउंट घटते जाएगा, और वही जब रिकवरी फेज आता है तो प्लेटलेट काउंट बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, तो उसी को मॉनिटर हम लोग CBC टेस्ट करवाते हैं पेशेंट का। ठीक है, तो लिखा हुआ है एज द डेंगू फीवर इज मोस्टली एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट। मतलब डेंगू में तुम्हारा मेन दिखा है ना लैब टेस्ट, यही देखा जाता है कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है। अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है मतलब पेशेंट को डेंगू है। ठीक है, तो ये 4 टेस्ट में जो हम लोग बताए ना, 4 टेस्ट में तुम्हारा NS1 एंटीजन टेस्ट और दूसरा तुम्हारा ये वाला टेस्ट IgM एंटीबॉडी टेस्ट। ये 2 टेस्ट मतलब ये 2 टेस्ट किया जाता है कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट को डेंगू है कि नहीं है। ठीक है, नैट टेस्ट बहुत कम किया जाता है, 9 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टेस्ट, नैट टेस्ट तुम्हारा ज्यादा महंगा आता है। ठीक है, इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से तुम्हारा मेनली कौन सा देते हैं? एक IgM एंटीबॉडी और दूसरा NS1 एंटीजन टेस्ट दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए कि पेशेंट को डेंगू पॉजिटिव है या डेंगू निगेटिव है। और उसके बाद जब तुम्हारा प्लेटलेट रेगुलर मॉनिटरिंग करोगे तब तुम्हारा CBC टेस्ट करते हैं। ठीक है, जब प्लेटलेट को चेक करने के लिए होता है तब तुम्हारा CBC, जो बोले ना एक दिन 2 दिन अल्टरनेट पे हम लोग क्या करते हैं? प्लेटलेट काउंट चेक करते रहते हैं, तो उसमें तुम्हारा CBC टेस्ट आता है। ठीक है, या तो पूरा का पूरा ब्लड काउंट करो, नहीं तो बस प्लेटलेट का भी होता है, प्लेटलेट काउंट भी चेक होता है। ठीक है, तो CBC में तुम्हारा हर चीज आएगा ना, हीमोग्लोबिन, WBC, RBC काउंट, हर चीज आता है प्लेटलेट। लेकिन बस प्लेटलेट का करवाओगे ना तो सिर्फ प्लेटलेट काउंट दिखाएगा उसमें। ठीक है, तो बस प्लेटलेट का करवाओगे तो कम पैसा लगता है, पूरा CBC करवाओगे तो ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से बस प्लेटलेट का काउंट चेक किया जाता है। अगर कंफर्म हो गया ना कि पेशेंट को डेंगू ही है तो सिर्फ प्लेटलेट काउंट के लिए हम लोग देते हैं, पूरा CBC के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा टेस्ट, कैसे कैसे हम लोग डेंगू पता करेंगे। समझ में आ गया सब कोई को? चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट, कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं डेंगू को। ठीक है, उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो पहला चीज याद रखना, कोई भी स्पेसिफिक दवाई नहीं है तुम्हारा डेंगू का ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, डेंगू का ट्रीटमेंट के लिए कोई भी, जैसे बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारा एंटीबायोटिक है कोई कोई के लिए, है ना, तो वैसे तुम्हारा मैनेजमेंट तुम्हारे जैसे वो बताए चिकन पॉक्स के लिए एसाइक्लोवीर आता है, फैनसाइक्लोवीर आता है दवा, लेकिन तुम्हारा डेंगू के लिए कोई भी स्पेसिफिक दवाई नहीं आया है अभी तक। हो सकता है फ्यूचर में तुम्हारा खोज हो, रिसर्च हो तो आ भी सकता है, लेकिन अभी तक तुम्हारा कोई भी स्पेसिफिक दवाई नहीं आया है डेंगू के लिए। ठीक है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? अब किसी को डेंगू हुआ है तो कैसे ठीक करोगे? मैनेजमेंट ऑफ द
सिम्टम्स। तो जो लक्षण आ रहा है ना पेशेंट में, उस लक्षण को ठीक करने से तुम्हारा पेशेंट डेंगू से ठीक हो सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ द सिम्टम्स इज ओनली वे टू ट्रीट डेंगू। बस यही एक तरीका है तुम्हारा डेंगू ठीक करने का। क्या? उसका लक्षण को ठीक कर दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा, डेंगू ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब लक्षण को भी ठीक करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो क्या करेंगे? सबसे पहला एसिटामिनोफेन। क्या था दूसरा नाम एसिटामिनोफेन का? वेरी गुड, याद हो गया सबको? क्या है? पैरासीटामोल। तो ये दोनों चीज सेम है, दवाई तुम्हारा सेम है। एसिटामिनोफेन बोलो या फिर पैरासीटामोल बोलो। तो किस लिए देते हैं? तुम्हारा कंट्रोल करता है फीवर को और पेन को। तो तुम्हारा जो सबसे पहला स्टार्टिंग तुम्हारा सिम्टम्स यही तो था, हाई फीवर था पेशेंट को और पेन था ना। तो उसके लिए हम लोग क्या देंगे? एसिटामिनोफेन या फिर पैरासीटामोल। तो ये ड्रग जो देते हैं ना तुम्हारा 3 टाइम्स डेली जाएगा पेशेंट को। ठीक है, देखना डॉक्टर लिखेगा तो या तो TDS करके लिखेगा या फिर Q8 आवर्ली करके लिखता है। ठीक है, ये दो चीज में TDS का मतलब क्या हुआ? थ्राइस इन अ डे, 3 बार। ठीक है, और Q8 आवर्ली मतलब हर 8-8 घंटा पे। तो हर 8-8 घंटा पे देंगे तो दिन में 24 घंटा, 3 बार जाएगा ना पेशेंट को, 8-8 घंटा गैप करके दोगे तो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा Q का मतलब हो गया एवरी, 8 का मतलब 8, 8 से आवरली। ठीक है, तो एवरी 8 आवरली मतलब हर 8-8 घंटा पे। समझ में आया? तो तुम्हारा पेशेंट को फीवर रहे या मत रहे, तुम्हारा कालपोल या पैरासीटामोल जो तुम्हारा टैबलेट इंजेक्शन जो भी जा रहा है, हर तुम्हारा 3 टाइम्स दिन में 3 बार जाएगा ही जाएगा। अगर तुम एक टाइम भी छोड़ दोगे ना तो फिर से फीवर आना शुरू हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको हमेशा 3 टाइम देते हैं, फीवर रहे या मत रहे। ठीक है, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तुम्हारा कम से कम 3 टाइम चलेगा 4-5 दिन, उसके बाद फिर धीरे धीरे डोज कम करते हैं। तो डोज कम करने का मतलब क्या हुआ? 650 दे रहे थे तो 650 से 500 नहीं कर देंगे, तुम्हारा टाइमिंग घटाना शुरू करेंगे। ठीक है, डोज कम करने का मतलब तुम्हारा ये mg कम नहीं करते हैं, तुम्हारा क्या करते हैं? 3 टाइम जा रहा था फिर 2 टाइम करेंगे उसको। ठीक है, 2 टाइम से क्या करेंगे? फिर 1 टाइम करेंगे, 1 टाइम के बाद फिर क्या करेंगे? जब फीवर आएगा तब देंगे, है ना। तो ये चीज तुम्हारा डोज कम करने का मतलब टाइम कम करना होता है, तुम्हारा ये mg कम करना नहीं बोलते हैं उसको। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करते हैं? डोज कम करते हैं चेक करने के लिए कि अभी भी फीवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गए? तो ऐसे देंगे हम लोग एसिटामिनोफेन। सेकंड क्या है? फ्लूइड मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको पानी देंगे हम लोग। क्यों? तुम्हारा बताया था लिम्फेटिक सिस्टम भी डैमेज कर रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? तुम्हारा फ्लूइड सर्कुलेशन करवाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो तुम्हारा क्या करता है? ब्लड का सर्कुलेशन करवाता है पूरे बॉडी में। और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो फ्लूइड का सर्कुलेशन करवाता है। जो पानी का सर्कुलेशन पूरा बॉडी में होना चाहिए वो चीज तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम करवाएगा। और लिम्फेटिक सिस्टम को भी तो अफेक्ट कर रहा था WBC, प्लेटलेट और लिम्फेटिक टिश्यू था ना, तीनों चीज को। तो जब तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट होगा तो फ्लूइड का सर्कुलेशन, फ्लूइड पानी का कमी होना शुरू होगा। और पानी का कमी को ही मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा पानी देना स्टार्ट करेंगे पेशेंट को। ठीक है, ताकि पेशेंट हाइड्रेटेड रहे और डिहाइड्रेशन नहीं हो। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी कम गया बॉडी में, है ना। डिहाइड्रेशन, ज्यादा से ज्यादा पानी निकल रहा है बॉडी से और अंदर इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन अगर पेशेंट को ठीक नहीं करोगे ना तो पेशेंट फिर तुम्हारा शॉक में जाता है, बेहोश होना शुरू होगा। ठीक है, शॉक में जाना शुरू हो जाएगा। कौन सा शॉक बताए थे? कौन सा शॉक था जो पानी का कमी से हो रहा था? वॉलेमिक शॉक। पानी का कमी से जो पेशेंट अगर शॉक में जा रहा है, बेहोश हो रहा है, उसको कौन सा शॉक बोलते हैं? हाइपोवॉलेमिक। हाइपो का मतलब क्या हुआ? कम। वॉलेमिक मतलब तुम्हारा फ्लूइड का जो वॉल्यूम था वो तुम्हारा बॉडी में कम होने की वजह से पेशेंट शॉक में जा रहा है, मतलब पेशेंट बेहोश हो रहा है, यहाँ तक कि कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। ठीक है, तो उसी को हम लोग हाइपोवॉलेमिक शॉक बोलते हैं। किस वजह से हो रहा था? डिहाइड्रेशन की वजह से। तो इसीलिए हमेशा नॉर्मल इंसान को भी बोला जाता है कि पानी पीते रहो। ठीक है, ताकि तुम्हारा डिहाइड्रेशन नहीं हो। और डिहाइड्रेशन अगर होगा तो कॉम्प्लिकेशन में तुम्हारा हाइपोवॉलेमिक शॉक जाता है। समझ गए? अब नेक्स्ट क्या कहेंगे पेशेंट को? टेक प्रॉपर रेस्ट एज मच एज पॉसिबल। तो देखिए थे पेशेंट को सिम्टम्स में क्या था? बहुत ज्यादा थकावट हो रहा था ना, थोड़ा देर के लिए बैठ भी नहीं पा रहा था पेशेंट, बेचैन बहुत ज्यादा था। तो पेशेंट को क्या कहना है? ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने के लिए उसको जो काम है काम कम करना है, काम या फिर छोड़ ही दो,
बस रेस्ट करो, बेड रेस्ट पे रहे पेशेंट, ठीक है। थोड़ा ठीक लगेगा तो अपना जो भी नहाना है अगर पेशेंट को वो करे, या फिर हाथ पैर पोंछ के कपड़ा बदल लो, ठीक है। थोड़ा बहुत खाना पीना थोड़ा ठीक लग रहा है तो उठ के खाना खा लेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करेंगे पेशेंट, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। अपना एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी के अलावा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा अवॉइड ड्रग्स सच एज आइबुप्रोफेन एंड एस्पिरिन। तो ये दो दवाई हम लोग कभी भी नहीं देते हैं डेंगू पेशेंट को, ये चीज याद रखना। आइबुप्रोफेन दवाई और दूसरा एस्पिरिन दवाई क्यों नहीं देते हैं, तो तुम्हारा इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो बताए थे ये दवाई क्या करता है, तुम्हारा एस्पिरिन हेपेरिन क्या करता है, ब्लड को थीन करता है, पतला कर देता है, ब्लड क्लॉट होने से बचाता है। तुम्हारा देखते हो कहीं भी अगर ये हाथ वाथ कट गया तो 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर क्या होता है, तुम्हारा ब्लीडिंग अगर दबा के रखोगे तो रुक जाएगा, है ना। मतलब तुम्हारा ब्लड क्लॉट हो रहा है अच्छे से तभी तो वो ब्लीडिंग रुक गया। लेकिन एस्पिरिन क्या करेगा, वो जो ब्लड क्लॉट कर रहा था ना, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, पढ़े हो ना 12-13 फैक्टर जो होता है ब्लड क्लॉटिंग का, वो फैक्टर को तुम्हारा क्या करता है, कम कर देता है। वो ब्लीडिंग ब्लड क्लॉट जो करवा रहा था वो तुम्हारा क्लॉट करने के लिए ये प्रिवेंट कर देता है, क्लॉट नहीं होने देता है। तो अगर तुम्हारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होते रह जाएगा ना। हाथ कटा है तुम्हारा, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, तुम कितना भी दबा के रखो खून बह ही रहा है ना। तो वही चीज होता है, इसीलिए हम लोग ये चीज नहीं देते। देखे थे सिम्टम्स में ऑलरेडी तुम्हारा वोमिटिंग में ब्लड आ रहा था, स्टूल में ब्लड आ रहा था, नाक से खून बह रहा था ना, गम से ब्लीडिंग हो रहा था पेशेंट को, और उसमें तुम और एस्पिरिन दे दोगे तो क्या होगा, उसका और ज्यादा ब्लीडिंग होते चला जाएगा, पेशेंट को फिर ब्लड लॉस ज्यादा होने लगेगा। फ्लूइड लॉस तो ऑलरेडी था, ब्लड भी तुम्हारा और ज्यादा लॉस हो रहा है ना। तो उससे और ज्यादा पेशेंट क्या होगा, सीरियस कंडीशन में चला जाएगा। इसीलिए ये दो दवाई हम लोग नहीं देते हैं। समझ में आया क्यों नहीं देते, समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाइट, ठीक है। अब डेंगू में बहुत सबसे ज्यादा सब यही पूछता है कि डेंगू में क्या खाए नहीं खाए, ठीक है। अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे, तुम्हारा इनिशियल फेज था पेशेंट का, हॉस्पिटल में एडमिट होने का जरूरत नहीं पड़ा, तो घर पे कैसे मैनेज करोगे, है ना। तो घर पे तो दवाई के लिए तो वो दवाई तुमको बता दी है। अब बस दवाई से ठीक होने वाला चीज नहीं है डेंगू, तुमको खाने पीने पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा चीज खाना है और कौन सा चीज नहीं खाना है, दोनों चीज देखना है। तो सबसे पहला क्या है तुम्हारा, पहले देखते हैं हम लोग को कौन कौन सा चीज खाना है। डाइट हम लोग क्या देंगे पेशेंट को अगर डेंगू है तो, ठीक है। तो सबसे पहले डाइट में क्या आता है, हाइड्रेशन इसेंशियल, मतलब पेशेंट को हाइड्रेट करने के लिए हम लोग शुरू करेंगे। जो पानी का कमी हुआ था वो पानी का कमी को पूरा करना शुरू करते हैं। तो पानी का कमी कैसे पूरा होगा, सबसे पहला पानी से कितना लेना है, एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पीते हो, 8 से 10 ग्लास नहीं, कितना 4-5, 1 ग्लास, 24 घंटा में 1 ग्लास, कितना पीना है नॉर्मल, बस डेंगू के लिए नहीं है, नॉर्मल इंसान के लिए भी है तुम्हारा 8 से 10 ग्लास डेली पानी पीना है, ठीक है। फिर चाहे तो डेंगू रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, ठीक है। दूसरा क्या देंगे, ओआरएस। तो ओआरएस का क्या है फुल फॉर्म, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ओआरएस तो मैंने देखोगे पाउडर फॉर्म में भी आता है और सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में भी आता है ना। एप्पल फ्लेवर में आएगा, ऑरेंज फ्लेवर में आएगा, लाइम फ्लेवर में आएगा, ठीक है। फ्लेवर भी बहुत सारा निकल गया, जो पसंद है वही पीजिए, ठीक है। तो ओआरएस तुम्हारा क्या करता है, पानी का कमी को तो पूरा करता ही है, साथ साथ तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट का कमी को भी पूरा करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जो बॉडी में तुम्हारा सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो तुम्हारा बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, न्यूट्रिएंट छोटा छोटा, सोडियम, पोटाशियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब जो न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। तो उसको भी तुम्हारा ओआरएस पूरा करेगा। ओआरएस का पाउडर देखोगे ना, पैच वाला जो आता है ना ओआरएस का पैकेट, उस पर देखना लिखा हुआ रहेगा ये सब चीज, इलेक्ट्रोलाइट में डैश करके लिखा हुआ रहेगा कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा ओआरएस क्या करेगा, इसका कमी को भी पूरा करेगा। पानी क्या कर रहा था, बस पानी का कमी को पूरा कर रहा था, लेकिन जब ओआरएस दोगे तो वो तुम्हारा पानी का कमी साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का कमी, दोनों चीज को पूरा करता है बॉडी में, ठीक है। इसलिए पानी, अगर पानी भी देते हैं ना तो बोलते हैं 8 से 10 ग्लास पानी दे रहे हो ना, उसमें ओआरएस पाउडर या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर मिला के पिलाओ पेशेंट को, पानी भी तुम्हारा जाएगा साथ साथ
ORS इलेक्ट्रोलाइट भी जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ पानी देने से अच्छा है उसको ORS वाला पानी दो। समझ में आया? और तीसरा क्या देते हैं? कोकोनट वाटर, नारियल पानी। ठीक है, तो नारियल पानी का बहुत सारा फायदा है। ये भी क्या करता है? ये भी ORS जैसा काम करता है। ठीक है, तो इसमें बस पानी नहीं होता है, कोकोनट वाटर में भी बस पानी नहीं होता है, उसमें तुम्हारा पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। ठीक है, दोनों चीज होता है। तो जो काम तुम्हारा ORS करेगा ना, वही काम तुम्हारा कोकोनट वाटर भी करेगा। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट का कमी को पूरा करेगा और पानी का कमी को पूरा करता है। तुम्हारा कोकोनट वाटर सबसे ज्यादा हर चीज के लिए, तुम्हारा देखना किसी को चिकन पॉक्स भी होता है ना, तो जो दाग मिटाने के लिए भी बोला जाता है नारियल का पानी से चेहरा धोने के लिए। ठीक है, वो दाग मिटाने में भी हेल्प करता है। तुम्हारे स्किन को ग्लो करवाने में भी तुम्हारा कोकोनट वाटर हेल्प करता है। स्किन पे से दाग हटाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो कोकोनट वाटर का बहुत ज्यादा फायदा है। महंगा मिलता है लेकिन फायदा बहुत है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा हो गया किस चीज के लिए? हाइड्रेशन के लिए, मतलब पानी का कमी को पूरा करने के लिए। अब पानी का कमी पूरा हो गया तुम्हारे बॉडी में, अब हम लोग देखेंगे इम्यून बूस्टिंग, मतलब इम्यूनिटी को ठीक करना है। अब इम्यून तुम्हारा कमजोर हो गया था ना, WBC अफेक्ट हुआ था, प्लेटलेट अफेक्ट हुआ था, तो क्या हो गया था? इम्यूनिटी कम हो गया था। तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग इम्यून बूस्टिंग फूड देते हैं। तो इम्यून बूस्ट करने वाला कौन कौन सा फूड हो गया? एक तुम्हारा विटामिन C रिच फूड और दूसरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो विटामिन C रिच फूड में तुम्हारा कौन कौन सा? ऑरेंज, संतरा, पपाया और गुआवा। ये तीन चीज तुम्हारा क्या करता है? इम्यून को बूस्ट करता है। ठीक है, तुम्हारा पपाया सबसे ज्यादा बूस्ट करता है। पपीता खाने सबसे ज्यादा बोला जा रहा है। नहीं तो पपीता नहीं अगर कोई खाता है तो उसी के जगह पे तुम्हारा कैरिप्रिल मेडिसिन जाता है पेशेंट को, टैबलेट या सिरप फॉर्म में। ठीक है, डेंगू के लिए तुम्हारा एक कैरिप्रिल मेडिसिन जाता है पेशेंट को। वो क्या होता है? तुम्हारा पपाया का पत्ता से ही बना हुआ कैरिप्रिल मेडिसिन है। ठीक है, जो पपीता नहीं खा रहा है उसको ये दवाई दिया जाता है। ठीक है, ये टैबलेट खाओ, पपीता नहीं खाओगे तो टैबलेट खाओ, दोनों पपीता का ही काम है। ठीक है, तो ये क्या करता है? तुम्हारा इम्यून को बूस्ट करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी ठीक करने में हेल्प करेगा। और फिर क्या है तुम्हारा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे कि स्पाइनच किसको बोलते हैं? पालक का पत्ता है ना। तो पालक का पत्ता क्या करेगा? तुम्हारा प्रोटीन और इम्यून दोनों को बूस्ट करता है। प्रोटीन में भी हेल्प करता है, प्रोटीन भी प्रोवाइड करेगा, प्लस साथ में इम्यून बूस्टिंग फूड भी है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। समझ में आया डेंगू डाइट में? तो ये दो चीज पहले, सबसे पहले क्या करेंगे? पानी का कमी को पूरा करेंगे। किस चीज से? पानी पिलाना है, ORS दो या फिर कोकोनट वाटर दो। ठीक है, इस चीज से पूरा करेंगे। दूसरा, इम्यून को ठीक करने के लिए कौन कौन सा ये देंगे? ऑरेंज, पपाया, गुआवा और फिर स्पाइनेट। ठीक है, ये तुम्हारा क्या करेगा? इम्यून को ठीक करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग। देखना, ज्यादा हम लोग फल ही देते हैं डेंगू पेशेंट को खाना से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तुम्हारा प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन सोर्स क्या करता है? प्रोटीन का काम क्या है हमारे बॉडी में? तो हेल्प इन रिपेयर एंड रीजेनरेशन ऑफ टिश्यू। तो तुम्हारा बॉडी में कहीं भी टिश्यू तुम्हारा टेयर हो गया है, टिश्यू या फिर मान लो किसी को ऑपरेशन ही हुआ था, काट दिए हैं हम, उसको स्किन को रिपेयर होना है, हील होना है ना, स्किन को अटैच होना है एक दूसरे से, रिपेयर होना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए तुम्हारे बॉडी में। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो तुम्हारा जो हीलिंग प्रोसेस है वो नहीं होगा। ठीक है, कोई भी हीलिंग प्रोसेस तुम्हारा ठीक होना, तुम्हारा कोई इन्फेक्शन से ठीक होना या फिर कुछ कट गया है, कहीं छिल गया है, उसका ठीक होना, जहां भी हीलिंग प्रोसेस है वो चीज के लिए तुमको प्रोटीन का जरूरत है। तो प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलेगा हम लोग को? एक तुम्हारा वेज से और दूसरा नॉन वेज से। तो वेज में कहाँ कहाँ से मिलेगा? पनीर हो गया, कर्ड का मतलब दही हो गया, मिल्क हो गया, सोयाबीन, राजमा, ड्रम स्टिक का मतलब क्या बताए थे? सहजन का सब्जी। देखियो सहजन पतला सा होता है, एकदम लंबा सा, ड्रम स्टिक, इसीलिए उसको ड्रम स्टिक बोलते हैं। ठीक है, मारोगे ना तो बहुत चोट लगेगा उससे। ठीक है, तो वो चीज तुम्हारा ड्रम स्टिक। तो नेक्स्ट मिक्स दाल और बीन्स। तो ये सब चीज तुम्हारा प्रोटीन सोर्स है। ठीक है, प्रोटीन के लिए ये सब चीज आता है तुम्हारा वेज में। अगर तुमको बोलेगा कोई कि प्रोटीन डाइट लो, तो कौन सा डाइट लोगे अगर वेजिटेरियन हो? तो यहाँ पे जितना लिखा हुआ है ना। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए कहाँ से मिलेगा प्रोटीन? चिकन, मटन, फिश और एग। तो यहाँ से तुम्हारा प्रोटीन मिलता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन तुम्हारा मछली में होता है। ठीक है, मछली और फिर उसके बाद अंडा, उसके बाद फिर चिकन और मटन में तुम्हारा प्रोटीन आता है।
ठीक है, चिकन और मटन में तुम्हारा प्रोटीन से ज्यादा फैट मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तुम्हारा फिश में मिलेगा प्रोटीन, उसके बाद तुम्हारा एग में, और उसके बाद फिर तुम्हारा चिकन और मटन में मिलता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा नॉनवेज प्रोटीन सोर्सेस। समझ में आया प्रोटीन रिच डाइट में क्या क्या आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेटलेट बूस्टिंग फूड। तुम्हारा देख रहे थे प्लेटलेट कम हो रहा था डेंगू में, था ना, तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या दे सकते हैं पेशेंट को। तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए सबसे पहले तुम्हारा विटामिन ए, तो विटामिन ए में क्या क्या देंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी में क्या क्या बताए थे, पालक बताए थे, और भी मेथी भी आता है, जितना भी हरा पत्ता वाला चीज आएगा ना वो हर चीज तुम्हारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक है, तो साग ये सब जो आता है तुम्हारा, ठीक है, बस पालक का साग थोड़ी होगा, बहुत सारा साग होता है ना, तो वो सारा तुम्हारा क्या आएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो वो तुम्हारा क्या करेगा, प्लेटलेट बूस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा कैरेट, कैरेट मतलब गाजर। ठीक है, बीटरूट, बीटरूट मतलब चुकंदर। पपाया और पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट हो गया अनार, है ना। तो ये सारा चीज, इसमें तुम्हारा विटामिन ए भी होता है, प्लस साथ में तुम्हारा प्लेटलेट को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया तुम्हारा प्लेटलेट बूस्टिंग। नेक्स्ट अगर विटामिन सी वाला चीज हम ले रहे हैं जो कि तुम्हारा प्लेटलेट भी बूस्ट करे, तो वो कौन कौन सा है, सबसे पहला कीवी। तो सबसे पहला तुम्हारा सबसे ज्यादा देखना, डॉक्टर भी बोलता है कीवी खाओ। ठीक है, तो सबसे जल्दी असर करने वाला, फास्ट रिकवरी हेल्प करने में तुम्हारा कीवी हेल्प करता है। ठीक है, कीवी का बहुत फायदा है कीवी का। ठीक है, बस ये नहीं है कि प्लेटलेट बूस्ट करेगा, तुम्हारा कीवी हर चीज में हेल्प करेगा। तुम्हारा विटामिन सी है ना, तुम्हारा ये आयरन में भी हेल्प करता है, तुम्हारा ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फॉर्मेशन, नया खून बनने में भी कीवी हेल्प करता है। ठीक है, प्लस तुम्हारा स्किन को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है, स्किन को ग्लो करने में भी हेल्प करता है, बहुत सारा बेनिफिट है कीवी का। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्लेटलेट बूस्ट करेगा, सबसे जल्दी प्लेटलेट यही बूस्ट करता है। जितना यहाँ पे देख रहे हो ना प्लेटलेट बूस्टिंग फूड में, सबसे अगर फास्ट रिकवरी वाला कोई प्लेटलेट बूस्ट करता है तो वो तुम्हारा कीवी है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आंवला, लेमन और ऑरेंज। तो लेमन बता रहे थे, लेमन का टी। ठीक है, नींबू का, ये तुम नींबू अब खाएगा थोड़ी पेशेंट, क्या नींबू का चाय बना के दो। ठीक है, वो चीज दे सकते हैं पेशेंट को, या फिर नींबू पानी दे सकते हो पेशेंट को पीने के लिए। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लेमन दे सकते हैं। नेक्स्ट है जो, नेक्स्ट है तुम्हारा जिंक। अब कौन कौन सा चीज में हमको जिंक मिलेगा, तो पहला क्या है, होल सीरियल्स। होल सीरियल्स का मतलब जितना भी दाना वाला चीज है, जैसे चना हो गया, ठीक है, तुम्हारा दाल हो गया, पल्सेस हो गया, ठीक है, ग्रेन होता है ना, जो कि तुम्हारा ग्रेन वाला जो भी सामान होगा वो सारा में तुम्हारा क्या होगा, जिंक होगा। और प्लस तुम्हारा नट्स, नट्स का मतलब जो भी बादाम हो गया, तुम्हारा काबुली चना भी आ गया नट्स में, तुम्हारा ये मूंगफली वाला बादाम भी आ गया, ये तुम्हारा और क्या पिस्ता बादाम, ये सब भी आ गया, आलमंड्स जो हो गया, वो सारा किस में आता है, नट्स में, उसको नट्स बोलते हैं। और लास्ट तुम्हारा प्रोटीन, ये भी तुम्हारा हेल्प करेगा प्लेटलेट बूस्ट करने में। तो प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलेगा, अभी बताए थे ना, तो जो ये चीज है वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। पल्स हो गया तुम्हारा दाल में, लिखा था। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब तुम्हारा जो भी पोल्ट्री फार्म जो होता है ना, जैसे अंडा का फार्म हो गया, मुर्गी का फार्म हो गया, फिश का पोल्ट्री होता है, ठीक है, तो वो सारा चीज में तुम्हारा पोल्ट्री चीज आता है, जैसे कि तुम्हारा वो सारा नॉनवेज वाला हो गया। और लास्ट तुम्हारा मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट में क्या क्या आ गया, मिल्क है, पनीर है, ये दही है, ठीक है, मक्खन है, तो ये सारा चीज क्या हो गया तुम्हारा प्रोटीन सोर्स, जो कि तुम्हारा प्लेटलेट भी बूस्ट करता है। तो प्लेटलेट बूस्ट करने वाला फूड में तुम्हारा इतना सारा है, जो कि हम लोग प्लेटलेट बढ़ाने के लिए पेशेंट को देते हैं। समझ में आया, सबसे ज्यादा कौन हेल्प करेगा सबसे फर्स्ट रिकवरी प्लेटलेट में, ये चीज याद रखना, कीवी। समझ गए। अब लास्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा चीज हम लोग नहीं खाएंगे, नहीं देना है पेशेंट को। ठीक है, फूड्स टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब नहीं देते, वो चीज नहीं करना है ना। तो फूड्स टू अवॉइड में क्या है, सबसे पहला फास्ट फूड का मतलब क्या होता है, फास्ट फूड का मतलब जो चीज तुम्हारा बाहर से बन रहा है, या फिर जो चीज तुमको ज्यादा लगता है ना कि यही चीज खाएं, ठीक है, वो चीज को हम लोग फास्ट फूड बोलते हैं। चाउमीन हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, मोमोज हो गया, छोला भटूरा है, जिस चीज में तुम्हारा ज्यादा तेल मसाला यूज हो रहा है ना, वो सारा चीज जो हानि कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फास्ट फूड। ठीक है, तो ये चीज हम लोग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, नॉट इजिली डाइजेस्टेड बाय
स्टमक। तो तुम्हारा जो पेशेंट होगा उसका स्टमक क्या होगा, इजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है, पचा नहीं पाता है वैसा खाना, ठीक है। तुम्हारा पेशेंट को ऑलरेडी वोमिटिंग हो रहा था, देख रहे थे ना, ऑलरेडी उसको नॉजिया और वोमिटिंग हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि तुम्हारा खाना नहीं पच रहा है, तभी तो उसको उल्टी हो रहा है ना। और उसी में और तुम उसको फास्ट फूड दोगे तो क्या होगा, उसको और ज्यादा उल्टी होना शुरू हो जाएगा, उल्टी के साथ साथ डायरिया होना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज होना शुरू होगा, इसलिए हम लोग नहीं देंगे। सेकेंड, डीप फ्राइड फूड। डीप फ्राइड फूड मतलब, डीप फ्राइड फूड मतलब क्या बताए थे, जो डीप फ्राई हुआ है, बताए थे ना, दो फ्राई होता है, एक शैलो फ्राई होता है और दूसरा डीप फ्राई होता है, दो तरह का फ्राई होता है। तो शैलो फ्राई का मतलब क्या होता है, तो हल्का तेल में तुम्हारा फ्राई किया जा सकता है। और डीप फ्राई मतलब जिसको फ्राई करने के लिए ज्यादा, जैसे पूरी है, पूरी फ्राई करने के लिए क्या चाहिए, पूरा कढ़ाई तुम्हारा तेल से भरा होना चाहिए, तभी पूरी फ्राई होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। और तुम्हारा शैलो फ्राई में क्या हो गया, मान लो अगर तुम कुछ पराठा बना रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा रिफाइंड डालो, तुम्हारा सिका जाएगा पराठा, है ना। तो वो चीज तुम्हारा क्या हो गया, शैलो फ्राई। और डीप फ्राई में समझ गए, डीप फ्राई किसको बोले। तो ये चीज में अगर तुम्हारा डीप फ्राई वाला कोई खाना है तो वो चीज हम लोग नहीं देंगे, जिसमें ज्यादा तेल यूज कर रहे हैं वो खाना नहीं देते हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारा क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है स्टमक पेशेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड मतलब ज्यादा तीखा या फिर ज्यादा मसाला वाला खाना, ठीक है, बस तीखा ही नहीं, ज्यादा मसाला भी जो डाल के बनता है ना एकदम, वो वाला खाना, वो भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं देते हैं। क्यों, वो क्या करेगा, तुम्हारे स्टमक को इरिटेट करेगा, और जो पेशेंट को वोमिटिंग नॉजिया हो रहा था और ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा उल्टी और डायरिया होना शुरू होता है, इसीलिए स्पाइसी फूड हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या नहीं देंगे, क्यों नहीं दे रहे थे, कॉफी। क्या होता है कॉफी में, कैफीन होता है, अफीम नहीं होता है, कैफीन होता है, ठीक है, अफीम दूसरा चीज है, कॉफी में तुम्हारा कैफीन होगा। तो कैफीन क्या करता है, तुम्हारा एक्ट एज डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब क्या बता रहे थे, तुम्हारा बॉडी से पानी निकालने का जो काम करता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक मेडिसिन। तुम लोग देखना, लैसिक्स मेडिसिन करके एक इमरजेंसी ड्रग आता है, ये तुम्हारा 10 ml का आएगा, इतना बड़ा सा, या 20 ml का लैसिक्स ड्रग्स, वो तुम्हारा डायूरेटिक है, जिसका बॉडी में पानी ज्यादा हो जाता है ना, फूल जाता है ना पानी ज्यादा होने की वजह से, उसी को हम लोग डायूरेटिक मेडिसिन देते हैं, ताकि उसका बॉडी से पानी निकले बाहर, ठीक है। तो तुम्हारा कॉफी क्या करता है, कॉफी में कैफीन होता है, वो भी वही काम करता है, डायूरेटिक का काम करता है। तो क्या होगा, पेशेंट को डिहाइड्रेशन होना शुरू होगा। तुम पेशेंट को पानी दे रहे थे, देख रहे थे डाइट में हम लोग हाइड्रेट करने के लिए क्या पानी दे रहे थे, ओआरएस दे रहे थे, और ये कोकोनट वाटर दे रहे थे पेशेंट को, और वही हम कॉफी देके और क्या कर दिए, जो उधर से हम पानी दे रहे थे इधर से हम निकाल दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए पेशेंट को हम लोग कॉफी नहीं देते हैं, समझ गए। चाय दे सकते हो, तो चाय भी कौन सा बोले, नींबू का चाय, ठीक है, चाय पत्ती वाला चाय नहीं, उसमें भी कैफीन होता है, ठीक है। कॉफी और चाय क्यों पीता है इंसान, अपने आप को जागते हुए रखने के लिए, ताकि नींद नहीं आए, थकावट कम हो जाए, है ना। तो वो सब काम तुम्हारा कैफीन करता है, लेकिन उसका काम का तुम्हारा साइड इफेक्ट क्या है कि वो डिहाइड्रेशन लीड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज हम लोग नहीं देंगे पेशेंट को। तुम नींबू वाला चाय दे सकते हो, नींबू भी फायदेमंद करेगा, और तुम्हारा वो क्या कह रहे, पानी भी तुम्हारा फायदेमंद करेगा, ठीक है। नींबू वाला चाय तुम दे सकते हो, तो वो चीज हो गया तुम्हारा कॉफी में। नेक्स्ट है तुम्हारा एनर्जी ड्रिंक। अब बोलोगे नींबू वाला चाय में भी चाय पत्ती पड़ता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा पड़ता है, देखते हो दूध वाला चाय में जितना चाय पत्ती पड़ता है उससे बहुत कम तुम्हारा नींबू वाला चाय में, बस कलर डालने के लिए चाय पत्ती डालता है, देखे हो, बस कलर आने के लिए चाय पत्ती डाला जाता है, ठीक है। तो उससे उतना हानि नहीं होगा जितना तुम्हारा टी से होता है, वो मिल्क टी से होगा या फिर कॉफी से होगा। और लास्ट का क्या है, एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक में क्या क्या आता है, बस स्टिंग ही आता है, तुम्हारा कोई भी एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, स्टिंग आता है, तुम्हारा स्टिंग सबसे कॉमन है, अभी ब्लू कलर में आएगा, तुम्हारा रेड कलर में आएगा, बहुत टाइप का आता है, ठीक है। तो एनर्जी ड्रिंक भी क्या करता है, तुम्हारा सेम काम करता है, जैसा कॉफी काम करता है ना, वही चीज तुम्हारा एनर्जी ड्रिंक भी करता है, इसमें भी तुम्हारा कैफीन होता है, ठीक है। तो जो कैफीन क्या बोल रहे थे, तुमको जागने रखने में हेल्प करता है ना, तुमको सोने नहीं देगा, तुमको रिफ्रेश फील करवाएगा, वही चीज तुम्हारा एनर्जी ड्रिंक भी करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में एक ही चीज है, इसमें भी कैफीन है और इसमें भी कैफीन है ना। तो कैफीन का काम, वो चीज तो ठीक है, तुमको स्ट्रेंथ दे रहा है, तुमको जागने रखने में हेल्प कर रहा है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है, डिहाइड्रेशन कॉज कर रहा है,
ठीक है, तुम्हारा डिहाइड्रेशन दे रहा है। एनर्जी ड्रिंक भी क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, ठीक है, तुम्हारे बॉडी से पानी निकाल देगा। तो तुमको डेंगू में ये पानी चाहिए पेशेंट को, और ये निकालने का काम करता है, इसीलिए हम लोग ये चीज नहीं देते हैं पेशेंट को अगर डेंगू है तो। समझ गए? ये बहुत कोई को पता नहीं होता है कि कॉफी और एनर्जी ड्रिंक क्यों नहीं देते, लेकिन ये चीज याद रखना, कॉफी बोलोगे पी तो रहे पानी ही, लिक्विड ही है ना भाई दोनों। अब लिक्विड है तो बॉडी में जा रहा है तो लिक्विड क्या करेगा, फ्लूइड मेंटेन ही करने का काम करेगा, सब यही सोचेगा। लेकिन लिक्विड है, लेकिन उसके साथ क्या है, कैफीन है, और कैफीन क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन कर रहा है, वो तुम्हारा फ्लूइड मेंटेन नहीं करता है, वो फ्लूइड निकाल रहा है। तुम पी रहे हैं लिक्विड, एनर्जी ड्रिंक भी लिक्विड है, लेकिन वो लिक्विड ही तुम्हारे लिए क्या है, खतरनाक है, ठीक है, वो लिक्विड तुम्हारा और लिक्विड फ्लूइड निकाल रहा है बॉडी से। समझ गए? इसीलिए ये दोनों चीज भी नहीं देते हैं डेंगू पेशेंट को। समझ में आया? क्या क्या चीज नहीं देंगे, क्या क्या चीज देंगे। यहां तक तुम लोग का डेंगू का टॉपिक था, सब कोई को समझ में आ गया? कहां से तुम्हारा ट्रांसमिशन शुरू हुआ, कैसे कैसे इंट्रोडक्शन, क्या बोलते हैं डेंगू फीवर को दूसरा नाम, ब्रेक बोन फीवर। क्यों? तुम्हारा जो दर्द होता है फीवर में, जो दर्द करेगा, कैसे करेगा, हड्डी का टूटने के जैसा वाला दर्द होता है, बहुत एकदम एक्सट्रीम पेन होगा, ठीक है। उतना पेन तुमको नॉर्मल फीवर में भी नहीं होगा, या फिर कोई और बीमारी में भी नहीं होगा जितना पेन तुमको डेंगू में होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। और फिर कैसे तुम्हारा ट्रांसमिशन हुआ, कैसे कैसे तुम्हारा ट्रांसमिट होता है, किससे डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, हर चीज बताएं, ठीक है। तुम लोग को पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गया, ट्रीटमेंट समझ में आ गया, टेस्ट कौन कौन सा करेंगे, 4 टेस्ट बताए थे तुम लोग को, था ना, नैट टेस्ट, आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट, NH1 एंटीजन टेस्ट और सीबीसी टेस्ट, 4 टेस्ट था। तो टेस्ट में क्या क्या देखा जाता है, क्या फाइंड आउट किया जाता है, हर चीज पता चल गया। चलो नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, कमेंट करना सब कोई आंसर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंगू इज ऑल्सो नोन एज, दूसरा तुम्हारा डेंगू फीवर को हम लोग और कौन सा नाम से जानते हैं, साउंड कम कर लो, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। अभी बताए थे ब्रेक बोन क्यों बोल रहे थे, हाँ एकदम तुम्हारा बहुत ज्यादा पेन होता है हड्डी वाला, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर। एंट्रिक फीवर हम लोग किसको कह रहे थे, एंट्रिक फीवर किसको कह रहे थे, पढ़ाए थे तुम लोग को, हाँ वेरी गुड, टाइफॉइड को, टाइफॉइड को हम लोग क्या कहते थे, एंट्रिक, क्योंकि इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा था। एंट्रिक मतलब बताए थे इंटेस्टाइन, एंटर का मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब स्टमक प्लस इंटेस्टाइन, है ना, तो इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा था, इसलिए एंट्रिक फीवर। तो क्या हो गया उसको, टाइफॉइड को हम लोग दूसरा नाम, और डेंगू के लिए क्या हो गया, ब्रेक बोन फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, ठीक है, किस चीज से तुम्हारा डेंगू फीवर होता है, डेंगू फीवर किस चीज से होगा, वेरी गुड, कौन सा होगा, वायरस, ठीक है। बताए ना कौन कौन सा, 4 टाइप का वायरस था, क्या क्या था, डी ये हो गया डेंगू, वी से वायरस, 1 2 3 और 4, किसके कौन सा फैमिली के अंदर आता है, कौन सा फैमिली के अंदर आता है, फ्लैवी वायरस, फ्लैवी वायरस फैमिली के अंदर तुम्हारा डेंगू वायरस आता है, चारों टाइप, है ना। तो कॉज्ड बाय, देख रहे हो किस चीज से होता है, तो वायरस, अगर यही रहता ना किस चीज से फैलता है, ट्रांसमिटेड बाय अगर यहाँ पे रहता कि किस चीज से फैलता है, तो क्या डालते, कौन सा ऑप्शन होता अगर ट्रांसमिटेड रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी, एडिस मॉस्किटो। समझ गए, कंफ्यूज मत होना, कॉज्ड बाय और ट्रांसमिटेड बाय अलग अलग है। कॉज्ड मतलब किस चीज से हो रहा है, तो वायरस, कौन इन्फेक्शन फैला रहा है, तो वायरस, और कौन चीज से ट्रांसमिट हो रहा है, एक से दूसरे में फैल कैसे रहा है, तो मॉस्किटो की वजह से, तो तुम्हारा एडिस मॉस्किटो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा डेंगू फीवर का, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डेंगू फीवर, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या था,
तुम्हारा वायरस जिस दिन एंटर किया बॉडी में और जिस दिन तुम्हारा पहला लक्षण आया, दोनों के बीच में कितना दिन का गैप है ना? तुमको कितना टाइम लग रहा है वायरस का एंट्री से लेके फर्स्ट सिम्टम तक, ठीक है? सबसे पहला लक्षण जब आ रहा है तो इसके बीच का जो तुम्हारा ये टाइम गैप है, टाइम कितना लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। तो डेंगू फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 4 to 10 डेज, 4 से 10 दिन लगेगा तुम्हारा वायरस को सिम्टम्स ऑकर करवाने में, पहला लक्षण लाने में उसको 4 से 10 दिन का टाइम चाहिए, ठीक है? वायरस को अगर 4 से 10 दिन में आ रहा है तो वो तुम्हारा क्या हो गया? इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डेंगू वायरस मेनली अफेक्ट्स, किसको डेंगू वायरस अफेक्ट करता है सबसे पहले? डेंगू वायरस तुम्हारा, ठीक है, ब्लड को ही अफेक्ट कर रहा था ना? अब ब्लड में तुम्हारा क्या क्या कंपोनेंट होता है? एक आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है, तीसरा क्या होता है? प्लेटलेट होता है, ठीक है? ये 3 चीज होता है तुम्हारा डब्ल्यू ये कंपोनेंट, प्लस प्लाज्मा होता है फिर, है ना? इसके प्लस उसके बाद क्या है तुम्हारा? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा तुम्हारा फ्लूइड जैसा हो गया, ठीक है? तो ये तीनों में किसको अफेक्ट कर रहा था? डब्ल्यूबीसी को भी और प्लेटलेट को भी। तो ये चीज आ गया तुम्हारा, यहाँ पे प्लेटलेट तो दे दिया ऑप्शन पे, लेकिन डब्ल्यूबीसी तो दिया है, तो डब्ल्यूबीसी हो गया। और दूसरा तुम्हारा फ्लूइड को बताए थे, सर्कुलेटरी मतलब ब्लड सर्कुलेशन, और लिम्फेटिक मतलब फ्लूइड सर्कुलेशन। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है तुम्हारा? फ्लूइड सर्कुलेट करता है, तो फ्लूइड को भी तो अफेक्ट कर रहा था ना? तो लिम्फेटिक सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा डेंगू वायरस। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, बोथ बी एंड सी। डब्ल्यूबीसी भी अफेक्ट हो रहा है, साथ में लिम्फेटिक सिस्टम, तभी तो तुमको पानी का कमी हो रहा है ये बॉडी में। अगर तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट नहीं होगा तो फ्लूइड का कमी नहीं होगा बॉडी में, तो फिर हम लोग को पानी ऊपर से देने का जरूरत भी नहीं है ना? तो इसीलिए तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम भी अफेक्ट होता है और डब्ल्यूबीसी भी अफेक्ट होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्रिटिकल फेज ऑफ डेंगू फीवर लास्ट फॉर? क्रिटिकल फेज तुमको बताया था, डेंगू फीवर का 3 फेज था ना? एक इनिशियल मतलब स्टार्टिंग फेज था, ठीक है? दूसरा क्रिटिकल, और तीसरा क्या था? तीसरा था तुम्हारा रिकवरी फेज। तो इनिशियल का मतलब क्या? स्टार्टिंग फेज, जो कितना दिन तक था? 1 से 3 डेज, जिसमें तुम्हारा नॉर्मल वायरल फीवर जैसा आएगा सिम्टम्स, है ना? और तीसरा तुम्हारा क्रिटिकल फेज, जिसमें क्या हुआ था? प्लेटलेट काउंट कम रहा था। तो ये कितना दिन तक था तुम्हारा? 3 to 7 डेज। और रिकवरी फेज क्या था? 1 से 2 वीक। सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारा रिकवरी में लग रहा था, है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, क्रिटिकल फेज, जिसमें तुम्हारा प्लेटलेट काउंट कम होते जाता है, उसी को हम लोग क्रिटिकल फेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा तुम्हारा 3 to 7 डेज क्रिटिकल फेज ऑफ डेंगू फीवर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फुल फॉर्म ऑफ नैट, तुम्हारा नैट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, लैब टेस्ट हम बताए थे, सबसे पहला नैट टेस्ट था, ठीक है? तो नैट टेस्ट में तुम्हारा क्या होगा? फुल फॉर्म क्या होगा नैट टेस्ट का? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ये है तुम्हारा फुल फॉर्म। एम्पलीफाई टेस्ट नहीं होता है, एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है। क्या डिटेक्ट करता है नैट टेस्ट? नैट टेस्ट क्या देखेगा तुम्हारा ब्लड में? न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए, तुम्हारे डेंगू वायरस का जो आरएनए है उसको चेक करता है तुम्हारे ब्लड में है या नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। समझ गए? तो ये तुम्हारा हो गया नैट का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आ जाओ। NS1 एंटीजन किस चीज को डिटेक्ट करेगा? NS1
तो तुम्हारा NS1 एंटीजन किस चीज को डिटेक्ट करता है? नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 को डिटेक्ट करता है। ये किस चीज में हेल्प कर रहा था तुम्हारा ये प्रोटीन? वायरस का रेप्लिकेशन, मल्टीप्लीकेशन में हेल्प कर रहा था। तुम्हारा जो वायरस रेप्लिकेट कर रहा था, तुम्हारा मल्टीप्लाई कर रहा था अपना नंबर, उसमें उसको मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए? इस प्रोटीन का जरूरत होता है डेंगू वायरस को। अगर ये प्रोटीन तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट है, मतलब तुम्हारे ब्लड में डेंगू वायरस प्रेजेंट है ना, पॉजिटिव है डेंगू, इसी वजह से तुम्हारा NS1 एंटीजन में नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन का डिटेक्ट किया जाता है। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, ठीक है। नॉर्मल तुम्हारा प्लेटलेट काउंट जब तक नॉर्मल नहीं पता रहेगा तुमको, अब नॉर्मल कैसे पता चलेगा कि घट रहा है कि बढ़ रहा है? अगर मान लो तुमको नॉर्मल रेंज नहीं पता है, किसी का 80,000 दिखा रहा है रिपोर्ट में, तो तुम कैसे बताओगे कि उसका प्लेटलेट कम है कि ज्यादा है? तो नॉर्मल रेंज इसीलिए हम लोग को याद करना रहता है, ताकि तुम देख के बता सको कि पेशेंट को मतलब घट रहा है उसका कोई चीज या फिर कोई चीज बढ़ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर प्लेटलेट काउंट हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1.5 लाख से 4 लाख, ये तुम्हारा नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है। ठीक है, अगर तुम्हारा 1 लाख है, मान लो कि 1,10,000 है, 1,20,000 है, तब भी घबराने का बात नहीं है, डेंगू में उतना कम होता है। 80,000 तक जा रहा है ना, 80,000 70,000 तक अगर प्लेटलेट जा रहा है, घबराने का दिक्कत नहीं है। 50,000 चला गया है, 40,000 जा रहा है, तो फिर तुमको ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है पेशेंट, उसको आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ सकता है, प्लेटलेट चढ़ाना पड़ सकता है। ठीक है, देखो प्लेटलेट जैसे खून चढ़ता है ना, वैसे प्लेटलेट भी चढ़ता है। ठीक है, एक पीला खून कहा जाता है, पीला खून, उसी को हम लोग प्लेटलेट कहते हैं। एक लाल खून होता है जो तुम्हारा आरबीसी को चढ़ता है, PRBC जिसको बोलते हैं हम लोग। ब्लड बैंक को भी जाना, देखना, वहां पे पूछना पीला खून क्या होता है, लाल खून क्या होता है, बताएगा अलग अलग। ठीक है, तो वो जो पीला खून जिसको बोलते हैं ना, वही हम लोग प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट को चढ़ाने के लिए तुम्हारा क्या करता है, कोई ब्लड डोनेट किया ना कोई पेशेंट, तो ब्लड में तुम्हारा प्लेटलेट अलग थोड़ी डोनेट करता है, ब्लड में सारा कंपोनेंट डोनेट किया, तो डोनेट करने के बाद क्या करता है ब्लड बैंक, उसको अलग करने का कोशिश करता है। ठीक है, आरबीसी अलग करेगा, WBC को अलग करेगा, प्लेटलेट को अलग करेगा। तो वही जो प्लेटलेट को अलग करता है ना, तो प्लेटलेट में से मेन तुम्हारा लाल कलर किस वजह से हो रहा है, हीमोग्लोबिन तुम्हारा आरबीसी की वजह से हो रहा है ना। तो जैसे ही तुम्हारा आरबीसी हटा दिया, प्लेटलेट अलग हो गया, तो तुम्हारा लाल कलर हट गया, तो जो प्लेटलेट का कलर होगा वो तुम्हारा येलो कलर का होता है। ठीक है, तो वो सारा कंपोनेंट अलग अलग करता है। कोई डोनेट किया है ना ब्लड, उसका ब्लड का हर कंपोनेंट को अलग करके रखा जाता है कि जब जो जरूरत पड़ेगा वही चीज चढ़ाया जाएगा पेशेंट को। समझे? तो वैसे तुम्हारा प्लेटलेट चढ़ाते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज होता है। ये समझ गए? इसका क्या आंसर? 1.5 लाख से 4 लाख। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा ड्रग नहीं देते हैं, ड्रग नॉट टेकन ड्यूरिंग डेंगू। डेंगू में हम लोग कौन सा दवाई नहीं देते हैं पेशेंट को? क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एस्पिरिन। क्यों नहीं देते हैं? क्या था एस्पिरिन? ब्लड थिनिंग मेडिकेशन है तुम्हारा। ठीक है, ब्लड क्लॉट को भी प्रिवेंट करेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होने देगा तुम्हारे शरीर में। ठीक है, ब्लड को क्या कर देगा, एकदम पतला कर देगा। तो क्या है एस्पिरिन तुम्हारा। ऑलरेडी डेंगू में क्या हो रहा था, वार्निंग साइंस में ब्लीडिंग हो रहा था ना पेशेंट को, अब ब्लड थिन कर दिया, ब्लड क्लॉट नहीं होने दे रहा है, तो ब्लीडिंग क्या होगा, रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा, इसीलिए हम लोग एस्पिरिन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, एस्पिरिन तुम्हारा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट तुम्हारा फूड्स टू बी अवॉइड, कौन सा खाना हम लोग नहीं देंगे डेंगू फीवर में? क्यों नहीं दे रहे थे? कैफीन क्या कर रहा था, कैसे एक्ट कर रहा था, उसका एक्शन क्या था कैफीन का? डिहाइड्रेशन लीड कर रहा था। ठीक है, लेकिन उसका एक्शन क्या बताए थे? एक वर्ड में जो एक्शन था तुम्हारा, क्या बोल रहे थे उसको? डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा बॉडी से पानी निकालने का कोशिश करता है, निकालता है, उसी को क्या बोलते हैं, डायूरेटिक। तो कॉफी में, एनर्जी ड्रिंक में तुम्हारा क्या होगा, कैफीन। कैफीन कैसा काम करेगा, डायूरेटिक। डायूरेटिक होगा तो क्या होगा पेशेंट को, डिहाइड्रेशन। बॉडी में फ्लूइड निकल गया तो क्या हो गया,
डिहाइड्रेशन। तो डेंगू में क्या था, फ्लूइड ऑलरेडी कम था, हम लोग उसको पानी, कोकोनट वाटर, ओआरएस दे रहे थे फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए। और कॉफी अगर दे दोगे तो क्या होगा, जितना तुम पानी दिए हो बैलेंस करने के लिए वो सारा पानी ये निकाल दे रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग कॉफी नहीं देते हैं, समझ गए। तो ये था तुम्हारा आज तक का क्लास। डेंगू सबको समझ में आया, रिवीजन भी हो गया अच्छे से तुम लोग का, ठीक है। तो हर चीज समझ गए, कैसे ट्रांसमिशन होता है, कैसे पैथोफिजियोलॉजी है, मच्छर कौन सा मच्छर से होता है, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। तो ये सब चीज था तुम्हारा आज का डेंगू का क्लास।